तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका 15 मिनट सीरीज के अंदर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 15 मिनट सीरीज आपके उन टॉपिक्स को कवर करने के लिए चलाई जा रही है जो आपके हर एग्जाम में बार बार आते हैं। चाहे मैं एसएससी की बात करूं, रेलवेज की बात करूं या किसी भी वनडे एग्जाम्स की बात करी जाए, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं और लगातार आते हैं। इसीलिए आज हम कवर करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पॉलिटी, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार एक ऐसा टॉपिक है बच्चे जो आपके एग्जाम में कई बार आएगा। वैसे तो हमारे पास जब संविधान को हमने बनाया तो मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन अब हमारे पास केवल 6 बचे हैं, क्योंकि हमने 44वें संशोधन 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर एक लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया है। तो हमारे पास अभी टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको डिटेल में आज हम पढ़ने का ट्राई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यानी कि हमारे पास टोटल फंडामेंटल राइट कितने हैं आपके सामने है बच्चे, दिख रहे हैं आपको टोटल 6, 1 2 3 4 5 और 6। पहला हमारा रहेगा राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। आगे हम बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि किसी का भारत में शोषण ना हो सके। ये आर्टिकल रहेंगे आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। इसके बाद नंबर आएगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जैसे कि आप और मैं जानते हैं कि हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री है, तो हमारे देश में किसी भी रिलीजन को आप फॉलो कर सकते हो। साथ साथ अगर कोई रिलीजन कोई फॉलो नहीं करना चाहता, एथीस्ट रहना चाहता है, तो वो भी हमारे देश के अंदर आराम से शांति से रह सकता है। तो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक आपको इस बारे में बात करी जाएगी। फिर नंबर आएगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का, यानी कि सांस्कृतिक और शिक्षा के अधिकारों का, आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30। राइट हम बात करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 के अंदर। भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा आर्टिकल 32 को या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, यानी कि संविधान की आत्मा का नाम दिया गया है, क्योंकि इसके बिना किसी भी फंडामेंटल राइट का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है ये आपको मैं लेक्चर के बिल्कुल एंड में बताऊंगा। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट यानी कि हमारा संविधान का भाग या फिर संविधान का पार्ट 3। जब भारत देश संविधान हुआ या भारत का संविधान बनाया गया, जब भारत को हमने रिपब्लिक घोषित किया, तो हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन इनमें से हमने राइट टू प्रॉपर्टी, हमने बेटा राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि अगर बात करी जाए प्रॉपर्टी के अधिकार को, जो एक फंडामेंटल राइट था, हमने उसको 44th संविधान के संशोधन, 44th संविधान के संशोधन जो कि 1978 में हुआ, हमने इसको फंडामेंटल राइट से हटा के एक लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास टोटल अभी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। एग्जाम में अगर आता है कि इसका आर्टिकल क्या है, तो फंडामेंटल राइट के टोटल आर्टिकल है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, राइट। इसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमने फंडामेंटल राइट या फिर मानिए अपना मौलिक अधिकार हमने बोरो कहां से करे हैं। तो मौलिक अधिकार हमने बच्चे बोरो करे हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स हमने बोरो करे हैं कहां से, हमने फंडामेंटल राइट बोरो करे हैं यूएसएसआर यानी कि रशिया से। तो ऐसे जो बोरोड फीचर है मैं उसका भी आपके लिए सेशन लेके आऊंगा एक, राइट। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर टॉपिक का नाम लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अब हम बात करेंगे सबसे पहले आर्टिकल 12 की, कि आर्टिकल 12 क्या बात करता है। आर्टिकल 12 किसी फंडामेंटल राइट की बात नहीं करता। आर्टिकल 12 आपको राज्य की या स्टेट की डेफिनेशन बताएगा। बेसिकली क्या है कि जिस पैसे से जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, जो हमारा टोटल फंड है, उससे जो जो चीजें चल रही हैं, चाहे वो राज्य की विधानमंडल हो, चाहे वो संसद हो हमारे सेंटर की, या फिर कोई ब्यूरोक्रेसी हो, वो सारे आपके राज्य के अंदर आएंगे। यानी कि आपको आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन प्रोवाइड करेगा। पढ़ते हैं एक बार। द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। यानी कि भारत में राज्य की सरकारों को और संसद को स्टेट की डेफिनेशन के अंदर डाला गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर है या फिर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुत सिंपल सी बात है यार, कोई भी लोकल अथॉरिटी हो या कोई भी अथॉरिटी हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे कोई लोकल अथॉरिटी हो या किसी प्रकार की कोई भी अथॉरिटी हो, जो गवर्नमेंट के अंदर आता है, जो गवर्नमेंट के पैसे से वर्क करती है, उसको हम राज्य की परिभाषा में या स्टेट की डेफिनेशन के अंदर डाल सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, आर्टिकल 12 बोल रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल 13 बात करता है जुडिशियल रिव्यू की।
मानो पार्लियामेंट ने कोई या राज्य की सरकार ने कोई कानून पास किया और वो कानून के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, ऐसे कुछ पॉइंट हैं जो हमारे संविधान से अलग जा रहे हैं या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को, मूल संरचना को वो हिलाने की बात करते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करने की बात करते हैं या उनसे केवल अलग बात करते हैं, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास अधिकार है या तो पूरे कानून को नल एंड वॉइड गलत साबित कर दिया जाए और उसे कैंसिल कर दिया जाए, या फिर उस पूरे कानून के उस पार्ट को नल एंड वॉइड या फिर कैंसिल कर दिया जाए जो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करता है। यही लिखा है आर्टिकल 13 के अंदर, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद लॉज इनकंसिस्टेंट विद द और अबेटिंग फंडामेंटल राइट। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों में असंगत या उन्हें बढ़ावा देने वाले कानूनों से संबंधित है। भैया सिंपल सी बात यह है कि यह लिखा हुआ है क्लियरली कि आप फंडामेंटल राइट को आप अमेंड तो कर सकते हो लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। तो अगर संसद ऐसा कोई कानून बना दे जिससे बेसिक स्ट्रक्चर को या मूल संरचना को हिलाया जा रहा है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अंडर द आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू की तरह उस पूरे कानून को नन एंड वॉइड करके एकदम गलत साबित करके वहीं पर एंड कर सकती हैं। राइट, ये तो हुआ आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। आइए बात करेंगे अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की। आर्टिकल 14 जो आपको कानून के समक्ष समानता की बात करता है कि समानता का अधिकार है आपके राइट टू इक्वालिटी में 14, 15, 16, 17, 18। आर्टिकल 14 बोलता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे किसी बहुत बड़ी कंपनी का कोई मालिक हो या कोई बहुत बड़ा अधिकारी, चाहे कोई आईएएस ऑफिसर हो, कोई आईपीएस ऑफिसर हो, चाहे धीरू भाई अंबानी तो नहीं रहे या अंबानी की फैमिली में से कोई हो, अडानी की फैमिली में से कोई, चाहे कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, कानून के सामने सब सेम है। चाहे अगर आपने खून किया है तो सजा सबको सेम मिलेगी। राइट। 15 पॉइंट, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर आप किसी के अंदर भी भेदभाव नहीं कर सकते। यानी कि ये आपका आर्टिकल बात करता है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करेगा ये कि डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं कर सकते आप, आर्टिकल 15 के अंतर्गत। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? जब सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता के अवसर की, सेम अवसर की बात करी जाएगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करी जाएगी। यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट नौकरी निकलती है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट निकलती है, तो सबको उसके अंदर बराबर का हक दिया जाएगा। वहीं पर आर्टिकल 16 में कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं। एक्सेप्शन का मतलब होता है रूल्स थोड़े से तोड़े मोड़े गए हैं या फिर कुछ अपवाद बोल लीजिए। अब वो एक्सेप्शन ये है जैसे कि एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया जाएगा, वुमेन को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ डिफरेंट नए रूल बना सकते हैं जो कि जनरल कैटेगरी के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। लेकिन आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी कि भैया जो हम छुआछूत की बात करते हैं, अगर मैं इंग्लिश के अंदर बोलूं तो अनटचेबिलिटी, यहां पर हम अनटचेबिलिटी की बात करते हैं कि भैया अनटचेबिलिटी जैसी चीज हमारे भारत के अंदर बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 के अंदर अनटचेबिलिटी की बात करी गई है। यार इसी से तो इक्वालिटी देंगे हम लोगों को। अगर हमारे देश में भेदभाव रहेगा, छुआछूत रहेगा कि मैं इसकी प्लेट में नहीं खाऊंगा, उसकी प्लेट में नहीं खाऊंगा, तो किस प्रकार हम इक्वालिटी की बात कर सकते हैं? तो इक्वालिटी को देश के अंदर बढ़ावा देने के लिए ये सारे फंडामेंटल राइट्स आपको समझने पड़ेंगे और एग्जाम के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। फिर भी अगर आपने डॉक्टरेट करा है, पीएचडी करी है, तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। अगर आप एक्चुअली में डॉक्टर है तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आर्मी के जो कुछ रैंक है अपने नाम के आगे लोग लगाते हैं। उसके अलावा किसी भी तरीके से अपने नाम के आगे आप कोई भी टाइटल नहीं लगा सकते। राइट, ये आपको आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। राइट, चलिए अगला पॉइंट। सारी चीजें बच्चे इंग्लिश के अंदर दी गई हैं आपको। ये आपका रहेगा राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक आपका। आर्टिकल 19 जो आपको राइट टू फ्रीडम की बात करता है, स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 19 में आपको टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं जिसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, कि अगर किसी को अरेस्ट किया जाए तो उसके भी अपने कुछ अधिकार हैं। जैसे कि मानो अगर मुझे कोई अरेस्ट कर रहा है तो अरेस्ट करते समय मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हो। सेम सजा के लिए मुझे 2 बार आप सजा नहीं दे सकते। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जिसको आपने अरेस्ट किया है मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पड़ेगा। ये एक अरेस्टेड पर्सन के जिसको आप अरेस्ट कर रहे हो उसके भी अधिकार हमें संविधान के अंदर लिखे हुए हैं। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यह बात करता है राइट टू लाइफ की। यह बात करता है राइट टू लाइफ की, जीने के अधिकार की। हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 21 में आपको जीने का अधिकार दिया गया है कि राइट टू लाइफ आपके पास है, राइट टू लाइफ विद
पर्सनल लिबर्टी एंड डिग्निटी, यानी कि इज्जत के साथ। आर्टिकल 21A, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन को हमारे भारत में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर ऐड किया गया, और इसके अंदर लिखा है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा या फिर केंद्र सरकार के द्वारा, यानी सरकार की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 21A, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, RTE की बात करता है, राइट। चलिए, आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आपने कभी कभी सुना होगा ना कि किसी को अरेस्ट करने से पहले ही, मतलब किसी के जुर्म करने से पहले ही उसे अरेस्ट कर लेते हैं, है ना। किसी ने मानो कोई ऐसा लगता है कि यार ये बंदा ना ये जुर्म कर सकता है, तो उस जुर्म को रोकने के लिए या उस क्राइम को रोकने के लिए हम उसको पहले ही अरेस्ट कर सकते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं उसको, कि प्रिवेंट कर लिया, हम किसी क्राइम को होने से उसको प्रिवेंट कर रहे हैं। पहले बंदे को अरेस्ट कर लोगे तो कैसे वो क्राइम करेगा। ये चीज आपको आर्टिकल 22 के अंदर दी गई है। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 दोनों बात करते हैं डिटेंशन के बारे में, अरेस्ट के बारे में, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट के बारे में आपसे बात करी जाएगी इसके अंदर। आर्टिकल आपका रहेगा इसके आगे नेक्स्ट, ये सारे आपके हिंदी में लिखे हैं बच्चे, आप हिंदी के अंदर को पढ़ सकते हो आराम से, कि आपका 19 स्वतंत्रता का अधिकार, और बाकी सारे आप भी हिंदी के अंदर पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, आर्टिकल 19 में आपको बोला कि मैंने 6 राइट्स आपको अलग दिए गए हैं। अब वो 6 राइट्स कौन कौन से हैं? पहला, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबली, एक सभा को बनाने का आपके पास अधिकार है। राइट टू मेक एसोसिएशन और राइट टू क्रिएट एसोसिएशन, एक संगठन आप बना सकते हैं। राइट टू मूवमेंट, यानी कि आप अपने देश में जहां चाहे वहां मूव कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं पाएगा कि आपने दिल्ली से पंजाब नहीं जाना, पंजाब से राजस्थान नहीं जाना, ऐसे कोई रोक नहीं सकता आपको। पूरा देश आपका है, पूरा हक है, घूमो फिरो, ऐश करो, खाओ पियो, ठीक है। नेक्स्ट, रेजिडेंस, आप जहां पर भी चाहें वहां पर अपना रेजिडेंस, अपना निवास भारत में क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हां, कहीं कहीं जगह पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, कि कहीं पर जैसे कुछ आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, कुछ आपके हिमालयन स्टेट्स हैं, जहां पर आप प्रॉपर्टी को बाय नहीं कर सकते, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि वहां पर प्रॉपर्टी को कमर्शलाइज किया जाए, जिससे कि वहां के वातावरण पर और बायोडायवर्सिटी पर फर्क पड़े। लेकिन फिर भी आप कुछ स्पेशल मंजूरी के बाद, स्पेशल आप कहते हैं ना सिग्नेचर्स के बाद वो काम कर सकते हो। लेकिन यूजुअली पूरे भारत में आप जहां पर भी चाहो जाकर रेजिडेंस अपना स्टार्ट कर सकते हो, अपना निवास स्टार्ट कर सकते हो। फिर एंड में रहेगा राइट टू प्रोफेशन, हमारे भारत में आप जो चाहे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप जो चाहे नौकरी कर सकते हो, लेकिन वो हमारे संविधान के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, कानून के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मानो कि अगर आपको कोई बोले कि भैया आप कोई भी काम कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भारत के अंदर कहते हैं ना कि वो मैरुआना या फिर आप बोलिए जो नशीले पदार्थ हैं उन्हें खुला बेचना चालू कर देंगे। जैसे भारत में मैरुआना या भारत के अंदर जो वीड है वो केवल मेडिसिनल पर्पस के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए अलाउड है। अब ऐसा नहीं है कि आप चौक पर दुकान खोल के बैठ जाएंगे ये सब बेचने के लिए, वो भी अलाउड नहीं है, राइट। चलिए, अगला पॉइंट हमारा रहेगा आर्टिकल आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है। क्या बोल रहा है इसके अंदर? ये मानव तस्करी, आर्टिकल 23 यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल 23 फोर्स्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है, मानव तस्करी की बात करता है कि आप मानव को बेच नहीं सकते हो। आपने कई बार केस सुना होगा कि कुछ लोग हमारे ऑर्गन्स को बेचने का बिजनेस करते हैं, कि पहले किसी को कहते हैं ना कि किडनैप किया जाएगा, फिर उनको मार के उनके ऑर्गन्स बेचे जाते हैं। बहुत बड़ा बिजनेस है, करोड़ों अरबों खरबों का बिजनेस है, लेकिन इंडिया में ये इल्लीगल है, नहीं कर सकते आप। आर्टिकल 24 वहीं पर आपसे बात करेगा चाइल्ड लेबर के बारे में। आर्टिकल 24 टॉक्स अबाउट चाइल्ड लेबर, आर्टिकल 24 टॉक अबाउट चाइल्ड लेबर, आर्टिकल 23 टॉक्स अबाउट फोर्स लेबर। इन चीजों को बच्चे आपने याद रखना है, इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि चाइल्ड लेबर को भी लेकर एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है। ठीक है भैया, आर्टिकल आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 25 कॉन्शियस एंड प्रैक्टिस ऑफ एनी रिलीजन। मैंने क्या बोला आपको कि हमारे देश में आपको किसी भी रिलीजन को फॉलो करने की स्वतंत्रता है। लिखा है आर्टिकल 25 में कि आपकी जो भी कॉन्शियस, आपकी जो भी कॉन्साइंस आपको बोले, आप जिस चाहो धर्म को फॉलो कर सकते हो। आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप क्रिश्चियन हो, आप सिख हो, आप जैनी हो, आप बुद्धिस्ट हो, आप चाहे पारसी हो, कोई भी हो, आपके साथ सरकार के द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, यानी कि हमारे स्टेट के द्वारा किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
आर्टिकल 26 मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कि अपने आप रिलीजियस को मैनेज करो, फॉलो करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने जैन धर्म के जैन मंदिर खोलना है खोलो, आपने जैन धर्म को प्रमोट करना है करो, लेकिन आप दूसरे के धर्म को नीचा नहीं बता सकते, यह भी क्लियर लिखा हुआ है। आर्टिकल 27 प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, जैसा आपने कई बार देखा होगा कि भैया ये जैन मंदिर है, ये बुद्धिस्ट मंदिर है, ये हिंदुओं का मंदिर है, तो अपने रिलीजन को आप प्रमोट कर सकते हो, अपने रिलीजन की वाहवाही कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी मंदिर के अंदर मुसलमानों के अगेंस्ट बोला जाएगा या किसी चर्च के अंदर हिंदुओं के अगेंस्ट बोला जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, यह अलाउड नहीं है। अगर ऐसा किसी ने किया तो इलीगल है, जाके पुलिस अरेस्ट कर लेगी आपको, ध्यान रखना इस बात को, राइट। चलिए 28 अटेंडेंस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आपने मदरसा का नाम सुना होगा, है ना, जैसे मदरसा के अंदर स्पेशली मुस्लिम बच्चों के लिए, मुसलमान बच्चों के लिए, उनके लिए मदरसास खोली जाती हैं। आपने क्रिश्चियंस स्कूल का नाम सुना होगा, क्रिश्चियंस मिशनरीज का नाम सुना होगा। तो अगर ये हमारे देश में अलाउड है कि अगर कोई धर्म चाहता है कि अपने बच्चों को, अपने लोगों को धर्म के बारे में और सिखाया जाए और धर्म के नाम पे इंस्टीट्यूशन खोला जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोला जाए, तो यस वो अलाउड है। फिर भी मैं आपको चारों आर्टिकल के अंदर बोलना चाहूंगा कि अगर भारत का संविधान आपको अपने धर्म को ऊपर ले जाने का, प्रमोट करने का अगर चांस देता है, अधिकार देता है, लेकिन कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ कि आप सिर्फ यह बोलेंगे कि हमारा धर्म सबसे बेटर है, बाकी सारे बेकार है। आप खुद को प्रमोट करो, खुद आगे बढ़ो, लेकिन आप किसी को भी गलत नहीं बोल सकते, राइट। चलिए हमारे आर्टिकल 28 यहाँ पे खत्म होते हैं। आर्टिकल 29 हमारा रहेगा आर्टिकल 29, वेरी गुड, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, कि भारत के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं उनके प्रोटेक्शन की बात आर्टिकल 29 में करी गई है। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में करके कि भारत में टोटल कितनी माइनॉरिटीज हैं और कौन कौन से धर्म को या कौन कौन से कहते हैं ना जाति को माइनॉरिटीज के अंदर ऐड किया गया है। तो आप मुझे प्लीज बताएंगे नीचे कमेंट करके कि कितनी माइनॉरिटीज हैं और किस किस को माइनॉरिटीज माना जाता है, ठीक है भैया। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि हमने पिछली जगह पर देखा, पिछले स्लाइड पर देखा कि रिलीजन को लेके इंस्टीट्यूशन खोलना अलाउड है, उसी तरीके से माइनॉरिटीज को भी अपनी कहते हितों के लिए, अपने चीजों को आगे बढ़ने के लिए, सिखाने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने को अलाउड किया गया। तो बात ध्यान रखेंगे ये वाली आप। इसके बाद बारी आएगी सबसे इंपॉर्टेंट की, दैट इज आर्टिकल 32, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32, देखो यार, हमें जितने मर्जी फंडामेंटल राइट मिल जाए, लेकिन अगर हमारा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया जाए किसी के द्वारा और अगर उसके खिलाफ कोई सजा नहीं है तो क्या कोई फायदा बना? नहीं। इसीलिए बी.आर. अंबेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। अब आर्टिकल 32 क्या बोलता है कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया जाए, अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया जाए, राइट, तो उस समय आप क्या कर सकते हो? अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया गया तो उस समय, या फिर फंडामेंटल राइट को वायलेट किया गया, तो आप उस समय डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हो। देखो, आपने पहली बार सुना होगा कि किसी केस के अंदर यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। यूजुअली हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, फिर उसके बाद हाई कोर्ट जाते हैं, फिर उसके बाद अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के केस में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और हाई कोर्ट भी जा सकते हो, यानी कि आपके पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह जाने का अधिकार है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत क्या लिखा गया है कि जब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा तो उसके लिए रिट इशू किए जाएंगे। हमारे देश में टोटल 5 रिट्स है, इसके बारे में अलग वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के वायलेशन के केस में रिट इशू करेगा, हाई कोर्ट भी रिट इशू करेगा। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर रिट इशू करता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंदर रिट इशू करता है। ये दोनों बातें आर्टिकल 32 के अंदर लिखी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल फंडामेंटल राइट के केस में रिट इशू कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के साथ साथ अदर केसेस में भी, अदर केसेस के अंदर भी रिट इशू कर सकता है। तो हमारे लिए आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार आता है। तो इसी के साथ साथ हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हम आज कवर करना चाहते थे कवर होते हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप
आने वाले CGL और CHSL के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने आपके लिए कंप्लीट फाउंडेशन बैच विद प्रॉपर टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है, जहां पर आपको 500 घंटे की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रॉपर टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स केवल और केवल 1550 रुपए की फीस के अंदर मिल जाते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन से या फिर हमारे आप वेबसाइट पर जाके इस बैच में एनरोलमेंट कर सकते हैं। अगर आपको क्लास की PDF चाहिए तो ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, यानी क्लास के बिल्कुल नीचे आपको ऐप का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बैच में एनरोल करने के लिए Y724 कोड यूज करें और उसके बाद आपकी पास कराने की जिम्मेदारी हमारी। तो भैया थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।